अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता तनाव एक बार फिर से दुनिया की चिंता बढ़ा रहा है। दरअसल अमेरिका और ईरान के रिश्तों में तल्खी के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई के शासन को लेकर खुली और सख्त चेतावनी दी है। ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा है कि अगर ईरान में सत्ता परिवर्तन होता है तो यह न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया के लिए अब तक की सबसे अच्छी बात होगी। यह बयान ट्रंप ने नॉर्थ कैरोलिना के फोर्ट ब्रैग में अमेरिकी सैनिकों से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए बताई। ट्रंप ने कहा कि ईरान का मौजूदा इस्लामिक शासन पिछले कई दशकों से केवल खोखले वादे और धमकियां देता रहा है। उन्होंने कहा कि 47 साल से वो सिर्फ बात और बात कर रहे हैं। इस दौरान हमने बहुत लोगों की जान गंवाई है। ट्रंप ने मिडिल ईस्ट में यानी मध्य पूर्व में जारी हिंसा और संघर्ष का जिक्र किया और जिक्र करते हुए कहा कि इस टकराव की कीमत आम लोगों ने चुकाई है। उन्होंने कहा कि लोगों ने अपने हाथ पैर गंवाए, चेहरे बिगड़ गए, पीढ़ियों की जिंदगियां तबाह हो गईं। ट्रंप का कहना था कि यह सब बहुत लंबे समय से चल रहा है और अब बदलाव जरूरी है। हालांकि ट्रंप ने स्पष्ट किया कि ईरान ने सत्ता परिवर्तन के बाद नेतृत्व किसके हाथ में होगा। सवालों के जवाब में उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि वहां लोग मौजूद हैं, यानी संकेत साफ है लेकिन तस्वीर धुंधली है। इन बयानों के साथ साथ अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपने सैन्य मौजूदगी में भी तेजी से बढ़ोतरी कर दी है। ये भी गौर करने वाली बात है। ट्रंप ने पुष्टि की कि अमेरिका ने एक अतिरिक्त यानी एक और एयरक्राफ्ट कैरियर भेज दिया है मध्य पूर्व की ओर। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में मीडिया से कहा कि अगर डील नहीं होती है तो हमें इसकी जरूरत पड़ेगी युद्धपोत की। उन्होंने साफ किया कि यह सैन्य तैनाती ईरान पर दबाव बनाने के लिए है ताकि परमाणु समझौतों पर बातचीत आगे बढ़ सके। दरअसल अमेरिका और ईरान के बीच में परमाणु समझौते को लेकर हाल ही में ओमान में बातचीत हुई थी, लेकिन वो बेनतीजा रही थी बैठक। इसके बाद ट्रंप ने कहा था कि अगले महीने तक ईरान के साथ डील हो सकती है। हालांकि अब उन्होंने चेतावनी देना शुरू कर दिया है, चेतावनी दी है कि अगर बातचीत नाकाम रहती है तो उसके परिणाम ईरान को भुगतने होंगे। इसी बीच ट्रंप की इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से भी देर रात व्हाइट हाउस में मुलाकात हुई। रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू चाहते हैं कि किसी भी संभावित समझौते में ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम और हमास और हिजबुल्लाह जैसे संगठनों को समर्थन देने के मुद्दों को शामिल किया जाए। हालांकि ईरान इन शर्तों को पहले ही खारिज कर चुका है। तनाव के बीच हालात उस समय और ज्यादा गंभीर हो गए जब अमेरिकी नौसेना ने एक ईरानी ड्रोन को मार गिराया जो अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर के बेहद करीब पहुंच गया था। इससे पहले ईरान ने भी एक अमेरिकी जहाज को समंदर में रोकने की कोशिश की। हालांकि बाद में हालात काबू में आए और दोनों देशों ने बातचीत जारी रखने पर सहमति जता दी। खैर, इस पूरे घटनाक्रम पर खाड़ी देश लगातार नजर बनाए हुए हैं। उनका कहना यह भी है कि अगर अमेरिका और ईरान के बीच में सीधा टकराव हुआ तो इसका असर पूरे खाड़ी क्षेत्र में पड़ेगा और हालात युद्ध जैसे हो सकते हैं। यानी साफ संदेश दे दिया गया कि बयानबाजी, सैन्य ताकत और कूटनीति तीनों मोर्चों पर दबाव बढ़ रहा है और दुनिया की नजर अब इस बात पर टिकी है कि यह तनाव बातचीत के मेज पर खत्म होगा या जंग के मैदान में। अमेरिका में 22 वर्षीय भारतीय छात्र साकेत श्रीनिवसैया लापता हो गए हैं। बड़ी जानकारी है। छात्र कर्नाटक के रहने वाले हैं और यूसी बर्कले विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे थे। आपको बता दें, यूसी बर्कले विश्वविद्यालय से ये पढ़ाई कर रहे थे। ये घटना न सिर्फ छात्र परिवार के लिए बल्कि पूरे भारतीय समुदाय के लिए चिंता का विषय है। आपको बता दें कि साकेत को आखिरी बार सोमवार 9 फरवरी को बर्कले हिल्स में लेक अंजा के पास देखा गया था। अब छात्र के गायब होने की सूचना मिलते ही सैन फ्रांसिस्को स्थित भारतीय दूतावास ने इस मामले को गंभीरता से लिया। छात्र की सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता जताई। सैन फ्रांसिस्को में भारत के कॉन्सुलेट जनरल ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि हम छात्र और उसके परिवार के संपर्क में हैं। साथ ही स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर हर संभव प्रयास कर रहे हैं ताकि साकेत का पता लगाया जा सके। इस मामले में पुलिस विभाग भी सक्रिय है और सभी सुरागों की तफ्तीश हो रही है। हालांकि ये पहली घटना नहीं है, इसे भी जानना समझना होगा। विदेश में पढ़ रहे भारतीय छात्रों के सामने कई बार भेदभाव, नस्लीय हमले और लापरवाही जैसी समस्याएं सामने आती रही हैं। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि सरकार भारतीय छात्रों की सुरक्षा को अत्यंत प्राथमिकता देती है और किसी भी प्रकार की हिंसा या उत्पीड़न की घटनाओं पर लगातार नजर रखती है। विदेश मंत्रालय ने अपने जवाब में कहा है कि विदेश में किसी भी हिंसा घटना की सूचना मिलने पर भारतीय मिशन तुरंत होस्ट देश संबंधित अधिकारियों से संपर्क करते हैं ताकि सही जांच हो और दोषियों को सही सजा मिले। ये कदम छात्रों की सुरक्षा और उसके अधिकारों की रक्षा के लिए उठाए जा रहे हैं। बताते चले कि छात्र साकेत श्रीनिवसैया के रूममेट
बनेत सिंह ने भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लिंक्डइन पर पोस्ट किया, मदद की अपील की। उन्होंने लिखा कि वो पुलिस विभाग के साथ मिलकर हर संभव प्रयास कर रहे हैं और किसी भी जानकारी की उम्मीद भी लगाए बैठे हैं जो साकेत को ढूंढने में मदद कर पाए। बनेत सिंह ने अपने पोस्ट में आगे कहा कि सभी को नमस्कार, मेरा रूममेट साकेत सोमवार 9 फरवरी से लापता है। उसे आखिरी बार बर्कले हिल्स में लेक है अंजा, उसके पास देखा गया था। अगर किसी को इस इलाके में उसे देखने का पता लगा हो तो कृपया मुझे जानकारी दीजिए, ये हमारे लिए बहुत मुश्किल समय है। आपको बता दें कि इस मामले ने न सिर्फ छात्रों के परिवारों और मित्रों को चिंता में डाल दिया है, बल्कि विदेश में भारतीय छात्रों की सुरक्षा और उसके खिलाफ होने वाली हिंसक घटनाओं को भी लेकर एक गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। विशेषज्ञ क्या कहते हैं? उनका कहना है कि ऐसे मामलों में छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारतीय दूतावास और स्थानीय अधिकारियों के बीच तेजी में समन्वय बहुत जरूरी है। ये मामला हमें याद दिलाता है कि विदेश में पढ़ाई करने वाले भारतीय छात्रों की सुरक्षा हमेशा प्राथमिकता होनी चाहिए। हालांकि साकेत श्रीनिवासैया का पता लगाने का प्रयास जारी है और भारतीय दूतावास हर संभव प्रयास भी धरातल पर कर रहा है, ऐसा दावा किया गया है। बांग्लादेश के चुनावी नतीजों ने साउथ एशिया यानी दक्षिण एशिया की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। जी हाँ, इन नतीजों पर भारत के रणनीतिक विशेषज्ञों और पूर्व राजनयिकों ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। 18 महीनों के तनावपूर्ण रिश्तों के बाद भारत और बांग्लादेश के बीच संबंधों में नई गर्माहट आने की उम्मीद है। दरअसल 13वें संसदीय चुनाव में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी की प्रचंड जीत भारतीय विशेषज्ञों ने द्विपक्षीय संबंधों के लिए एक शुभ संकेत इसको माना है। जीत को भारतीय रणनीतिक विशेषज्ञों का मानना तो यह है कि जनादेश सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि बांग्लादेशी जनता की उस सोच को दर्शाता है जो राजनीतिक स्थिरता, लोकतांत्रिक मूल्य और 1971 यानी 1971 के मुक्ति संग्राम की भावना से जुड़ी है। दरअसल ये चुनाव ऐसे समय में हुए जब अगस्त 2024 में शेख हसीना के करीब 15 साल के लंबे शासन का अंत हुआ। बांग्लादेश में राजनीतिक शून्यता, अस्थिरता, अराजकता का माहौल दिखा। इस दौर में अल्पसंख्यकों पर हमलों की घटनाएं भी सामने आई। भारत समेत पूरी दुनिया की चिंता बढ़ गई, कई हिंदुओं की हत्या हुई। ऐसे माहौल में बीएनपी की जीत को भारत में एक संतुलनकारी जनादेश के तौर पर देखा जा रहा है। भारत के पूर्व विदेश सचिव, मौजूदा भाजपा सांसद हर्षवर्धन श्रृंगला ने इस नतीजे का खुलकर स्वागत किया। उन्होंने कहा कि बीएनपी की जीत उन सभी लोगों के लिए अच्छी खबर है जो बांग्लादेश के साथ बेहतर और स्थिर रिश्तों में विश्वास रखते हैं। श्रृंगला ने संसद परिसर में मीडिया से बातचीत की, कहा बीएनपी का स्पष्ट बहुमत यह दर्शाता है कि बांग्लादेश की जनता प्रो लिबरेशन यानी स्वतंत्रता समर्थक विचारधारा में भरोसा रखती है। उन्होंने साफ कहा है कि बीएनपी 1971 यानी 1971 के उस गौरवशाली इतिहास और मुक्ति संग्राम की भावना में विश्वास करती है, जबकि जमाते इस्लाम उस दौर में बांग्लादेश के स्वतंत्र संघर्ष के खिलाफ खड़ी थी। उन्होंने ये भी कहा है कि बांग्लादेश भारत का सबसे करीबी पड़ोसी है। दोनों देशों के बीच में सहयोग दोनों पक्षों के लिए लाभकारी होगा। उन्होंने इसे सिर्फ बांग्लादेशी नहीं बल्कि भारत बांग्लादेश मित्रता के भविष्य के लिए भी बहुत अच्छी खबर बताया। हालांकि उन्होंने एक अहम चेतावनी दी। उनका कहना था कि बीएनपी की जीत का ये मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए कि देश में कट्टरपंथ, सांप्रदायिकता और इस्लामीकरण का खतरा खत्म हो जाएगा। यह संभव है क्योंकि जमात इस्लामी ने भी करीब 75 सीटों पर जीत दर्ज की है, जो एक गंभीर संकेत है। इस बीच बीएनपी के शीर्ष नेता तारिक रहमान की ओर से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और भारत के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने को लेकर भी दिए गए बयान भारत में सकारात्मक रूप से देखे जा रहे हैं। ये संकेत देता है कि आने वाले समय में ढाका और न्यू दिल्ली के रिश्तों में व्यवहारिक सुधार संभव है। इस जनादेश पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी प्रतिक्रिया दी। प्रधानमंत्री मोदी ने तारिक रहमान को उनके निर्णायक जीत पर बधाई दी। खबरें तो ये भी आई कि उन्होंने फ़ोन भी किया था, बात भी हुई। उन्होंने कहा कि भारत साझा विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए उनके साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक है। हालांकि भारतीय रणनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाला दौर आसान नहीं होगा। बांग्लादेश में धर्मनिरपेक्ष ताकतों को एकजुट रहना होगा ताकि देश की मूल लोकतांत्रिक और स्वतंत्रता समर्थक पहचान सुरक्षित रह सके। अगर ऐसा होता है तो ये न सिर्फ बांग्लादेश के लिए बल्कि भारत बांग्लादेश रिश्तों और पूरे दक्षिण एशियाई क्षेत्र की स्थिरता के लिए एक मजबूत आधार बन सकता है। यानी साफ है, बांग्लादेश के चुनावी नतीजे सिर्फ सत्ता का बदलाव नहीं बल्कि ये आने वाले समय में भारत बांग्लादेश संबंधों की दिशा और दशा तय करने वाले साबित हो सकते हैं। भारत के पड़ोसी देश यानी नेपाल में एक बार फिर से राजशाही की बहाली को लेकर सियासी हलचल तेज होती दिखाई दे रही है। नेपाल की राजधानी काठमांडू में शुक्रवार को उस वक्त राजनीतिक माहौल गर्मा गया जब नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह के लौटने पर हजारों की संख्या में समर्थक सड़कों पर उतर आए।
ज्ञानेंद्र शाह जैसे ही त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पहुंचे, एयरपोर्ट के बाहर भारी भीड़ आ गई। समर्थकों ने राजा को वापस लाओ और संवैधानिक राजशाही बहाल करो जैसे नारे लगाए। पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह जब एयरपोर्ट से बाहर निकले तो उन्होंने अपनी गाड़ी की सनरूफ से वो बाहर निकले, हाथ उठाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया, जैसा कि आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से। एयरपोर्ट से लेकर उनके निजी आवास तक सड़कों के दोनों ओर समर्थकों की लंबी लंबी कतारें दिखी। इस दौरान माहौल पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा, लेकिन भीड़ के आकार को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। नेपाल पुलिस ने एयरपोर्ट और आसपास के इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल को तैनात किया था और पुलिस दंगा रोधी गियर में मौजूद थी, लेकिन अधिकारियों के मुताबिक किसी भी तरह की कोई हिंसा नहीं हुई और ना ही किसी को कोई गिरफ्तार इत्यादि भी करना पड़ा। पुलिस ने स्पष्ट किया कि प्रदर्शन पूरी तरीके से शांतिपूर्ण रहा, कानून व्यवस्था की स्थिति कंट्रोल में रही। घटनाक्रम ऐसे समय में आया जब नेपाल में अगले महीने संसदीय चुनाव होने वाले हैं। भारत के पड़ोस में पहले बांग्लादेश में चुनाव पूरे हो चुके हैं और अब नेपाल में चुनावी माहौल धीरे धीरे गर्मा रहा है। ऐसे में राजशाही समर्थकों की ये ताकतवर मौजूदगी राजनीतिक संकेतों के लिहाज से भी अहम मानी जा रही है। गौरतलब है कि नेपाल में साल 2006 में एक बड़े जन आंदोलन के बाद में तत्कालीन राजा ज्ञानेंद्र शाह को प्रत्यक्ष शासन छोड़ना पड़ा था। इसके बाद साल 2008 में नेपाल की संसद ने सदियों पुरानी राजशाही को औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया और देश को गणतंत्र घोषित कर दिया। उसी के बाद ज्ञानेंद्र शाह ने शाही महल खाली कर दिया और तब से वे एक सामान्य नागरिक के रूप में जीवन यापन कर रहे हैं। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में नेपाल में राजशाही समर्थक समूह समय समय पर सक्रिय दिखे हैं। बीते साल ही करीब 10,000 समर्थक एयरपोर्ट पर एकत्रित हो गए थे। हालांकि एक अन्य रैली में हिंसा भी भड़की थी, जिसमें 2 लोगों की मौत हुई थी और कई लोग घायल। इस बार की रैली शांत रही, लेकिन उसके राजनीतिक मायने कम नहीं आके जा रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह प्रदर्शन इस बात का संकेत है कि नेपाल में एक वर्ग ऐसा है जो अब भी राजशाही की वापसी चाहता है। हालांकि पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह ने इस पूरे घटनाक्रम पर अब तक कोई सार्वजनिक बयान नहीं दिया है। उन्होंने ना तो राजशाही बहाली की मांग का समर्थन किया, ना ही इसका खंडन। जानकारी के अनुसार नेपाल के मुख्यधारा की राजनीतिक पार्टियां अभी गणतंत्र व्यवस्था के पक्ष में मजबूती से खड़ी हैं। फिलहाल राजा की सत्ता में वापसी की संभावना कम है। पिछली संसद में राजशाही समर्थक दलों को करीब 5% सीटें ही मिल पाई थी, लेकिन आने वाले चुनाव में ये दल अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश में जुटा है। ऐसे में नेपाल की राजनीति एक अहम मोड़ पर खड़ी। सवाल यह है कि क्या ये समर्थन सिर्फ भावनात्मक उभार है या आने वाले चुनाव में गणतंत्र बनाम राजशाही की बहस को नई दिशा देगा। फिलहाल तस्वीर साफ है, नेपाल में चुनाव से पहले सियासत गर्म है और काठमांडू की सड़कों पर उठे नारे आने वाले राजनीतिक समीकरणों के संकेत के तौर पर देखे जा रहे हैं।